हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज जरार खोड़ो हमारे साथ नहीं है, मंडे को ज्वाइन करेंगे। आज कॉलिंग डे है, आपकी ही बात सुनी जानी थी, लेकिन दो चीज़ों का तस्करा ज़रूरी है। एक तो नवाज़ शरीफ साहब की हयात नाअहली हो गई है, उस पर तो आप सुबह से लेकर और अब तक सुन ही रहे होंगे ख़बरें। दूसरी जो बड़ी ख़बर है जिस पे हमने तस्करा करना ज़रूरी था वो है मशाल खान की बरसी। आज मशाल खान को, आज 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल गुज़िश्ता साल मशाल खान को उनकी यूनिवर्सिटी में बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था और उन पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा था, जो बाद में न सिर्फ झूठा साबित हुआ बल्कि जिन लोगों ने उन्हें मारा था उनको सज़ाएँ भी हुई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने एक शख्स को सज़ाए मौत दी, 5 को उम्र कैद दी और 25 अफराद को 4-4 साल कैद की सज़ा दी। 26 अफराद को छोड़ दिया गया था और जो 25 अफराद बाद में हैं उनको हाई कोर्ट ने बेल दी है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मशाल खान के वालिद इकबाल खान दोनों उस फैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में गए हुए हैं। उसकी अभी हेयरिंग होनी बाकी है। ये वाक़या जो है इसने पाकिस्तान को ख़ासा हिला के रख दिया था, क्योंकि जिस बेदर्दी से मशाल खान का कत्ल किया गया उसने हर जी शऊर और दर्दमंद दिल रखने वाले पाकिस्तानी को यकीन ज़रा देर के लिए कहें, लेकिन ये कि हम लोगों ने भी फॉलो किया, मीडिया ने इस केस को फॉलो किया, परसू किया, जिसकी वजह से जो है ये सारा कुछ मुमकिन हुआ, जो सज़ा अब तक मिली। ताहम दुख की बात यह है कि उनकी फैमिली अभी भी हाई सिक्योरिटी में है और जो मशाल खान की बहनें हैं यानी इकबाल साहब की साहबजादियाँ, 1 साल होने को आया है, वो स्कूल और कॉलेज नहीं जा पाए। इसके अलावा भी दुख की कई बातें हैं। बिल्कुल, बताइए। मसलन जो की विटनेस है, ये इंडिकेटर हैं कि ये माशरा जो है इसमें भाई साहब अगर आप ये बात करेंगे कि मैंने सच्चाई के साथ ये देखा, तो फिर आपके बखिए उधर जाएंगे, आपके चीथड़े उधर जाएंगे, आपको मारा भी जा सकता है। की विटनेस थे ज़ियाउल्लाह हमदर्द साहब, ये आपको याद होगा। उन्होंने रिज़ाइन किया, टीचर थे वहाँ अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में। गवाही के बाद असल सज़ा उन्हें मिल रही है, वो तो ज़मानत पे रिहा हो गए। वो इस वक्त एक पुलिस कॉम्प्लेक्स में है, एक कमरे में रह रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने कोर्ट से कहा था कि मेरी तो जान को ख़तरा है। तो उन्होंने कहा कि आप अरेंजमेंट करें, तो पुलिस ने अरेंजमेंट ये किए कि उन्होंने कहा भाई साहब एक कमरा हम आपको अपने यहाँ दे देते हैं, आप इसमें रहें। अब उस कमरे की हालत जो है वो डॉन में आज मैं पढ़ रहा था, वो तो है, 2 गार्ड उन्हें मिले हुए हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट भी है। तो इस तरह की ज़िंदगी अब वो ताहयात शायद वो इसी तरह की जब अगर पाकिस्तान में रहे। एक तुम्हें याद होगा लड़का अब्दुल्ला, जो इसके साथ ही शदीद ज़ख्मी हुआ था मशाल खान के साथ ही, और बचा लिया ऐन वक्त पे उसे कुदरत ने, वरना वो भी मारा जाता। अब्दुल्ला का पता है क्या हुआ? क्या? सऊदी अरब फ़रार होना पड़ गया। अब्दुल्ला के पास टिकट के पैसे भी नहीं थे, तो एक खुदा तरस पुलिस अफसर और एक सियासतदान थे, उन्होंने उसके ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस का इंतज़ाम किया। तो इस वक्त वो सऊदी अरब में है, एक सेल्फ एग्ज़ाइल में है। मिशाल की बहनों का तो आपने कह ही दिया है कि तालीम छोड़ दी है, 1-2 पुलिस गार्ड हैं वो बाहर बैठे रहते हैं। तो अगर आप खड़े होंगे तो फिर आपके साथ ये होगा। मतलब फेसबुक पे ठीक है मैं बहुत मजम्मत करूँगा, ट्विटर पे भी मैं खून के आंसू रो दूँगा, हो सकता है जलसा भी करूँ, आज 13 अप्रैल है, किसी ने मुजाहरा भी कर दिया होगा, लेकिन अमलन बिगट्स आपके साथ ये करेंगे। सही बात है। और ये है, और ये कि जैसे हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि दहशतगर्दी भले ख़त्म हो गई हो, इंतहा पसंदी जो है हमारे मन में बदल जाए। पता नहीं यार आप क्या बातें कर रहे हैं, दहशतगर्दी हो कुछ नहीं है भाई, अंदर हमारे अंदर चीज़ें हैं, अंदर चीज़ें। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, आज ये भी हुआ कि ज़ाहिर बरसी थी, तो मशाल खान की जो फैमिली है वो उनकी कब्र पे भी गई और वहाँ पर उनके वालिद साहब से बात की मीडिया ने कि जनाब आप क्या इस इंसाफ से मुतमईन हैं जो आपको मिला? तो सुनिए उनका क्या कहना था। इंसाफ जहाँ तक हुआ है मशाल खान के हवाले से, तो ATC कोर्ट एबटाबाद में, तो उस पर बहुत से लोगों ने सवालात भी उठाए थे, लेकिन मैंने ये समझा कि जो चीज़
मैं काबिल गिरफ्त जुर्म समझता था। उसकी जस्टिस पाल यूसुफ खान साहब जो ATC कोर्ट का सरबराह था, उसने उसकी तस्दीक और तौसीक की है। उसने एक आदमी को सज़ाए मौत देकर, 5 को उम्र कैद देकर और 25 को 4-4 साल कैद की सज़ा दी और 26 को रिहा किया। तो इसी वजह से मैंने ये समझा कि ये आधा इंसाफ हो गया है और इस मुल्क के कानून और दस्तूर के मुताबिक हम आगे अदालतों में जाकर जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है उसके लिए इंसाफ मांगेंगे। लेकिन बाद में एक ऐसा वाक़या वो हो गया कि जो एटाबाद बेंच हाई कोर्ट है, उसके 2 जज साहिबान ने उस 25 मुजरिमों को जो 4-4 साल कैद थे ज़मानत पर रिहा किया। तो जब हमने कानून समझने वाले लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जज साहिबान का हक़ है कि 5 साल से नीचे की सज़ा में वो ज़मानत दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें इंसदाद दहशतगर्दी का दफ़ा है, तो इसी हवाले से जो है ना, ये जज साहिबान मजाज नहीं है। इसमें एक बात ये है कि मुझे न अदालत में हाज़िर होने का हुक्म दिया था, न हमारे जो वकला साहिबान है उसको इत्ला दी थी। और इस हवाले से वकला साहिबान ने ये भी कहा कि इस हवाले से बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने इस किस्म के लोगों को ज़मानत पर रिहा नहीं किया गया था। तो इस हवाले से हम ये सोचते हैं कि मशाल ख़ान को दिन दहाड़े रोशनी में यूनिवर्सिटी में उसको जो बेदर्दी से कत्ल किया गया, उसके सर पर गमले मारे गए, उसको राड़ों से मारा गया, डंडों से मारा गया, पत्थर फेंके गए, गोलियों से चिलनी किया और यहाँ तक कि उसको ब्रेन भी किया। कोई हैरत नहीं है मुझे, इसलिए कि कल ही आपने देखा, ये वो रियासत है, कोर्ट कहती है कटहरे में लाओ इश्तिहारी मुजरिम को, बिल्कुल, और रियासत उसके सारे मुतालबात एक बार फिर मान लेती है। तो जो नाकाबंदी करे, जो जत्थे लेके आ जाए, वही हीरो है, वही इंसाफ है। मिशाल खान वगैरह जो है, ठीक है, दिल दुखेगा, सब होगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोहरा ही रहा हूँ बातों को, मेरे पास इसके अलावा है भी क्या। लेकिन वो नाकाबंदी नहीं कर सकता, इसका बाप नहीं कर सकता ना नाकाबंदी। ये इसी तरह रुलता रहेगा, इसी तरह। बहरहाल एक दफ़ा फिर कहने के शायद फ़ायदा हो ना हो, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ज़िम्मेदारी तो ज़रूर है कि वो मेक श्योर करे, जैसे आपने उनका भी कहा जो की विटनेस हैं, और उसके अलावा मशाल की फ़ैमिली का भी, कि उनका ख्याल रखें। और वफाकी हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि उनकी फ़ैमिली ने बारहा दरख्वास्त की है कि उन्हें वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए ताकि वो बच्चियाँ जो हैं वो किसी तरीके से पढ़ सकें। तो काश किसी के कान पर जूं रींग जाए, कोई आवाज़ किसी को पड़ जाए। तो जनाब कॉलिंस की तरफ चलते हैं। कामरान अली साहब हैं नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम। फूल तो उसकी हथेली पर भी खुशबू धर गया, जिसकी जालिम उंगलियों के जबर से वो मर गया। और गंदी ये इस कदर है, मुमकिन नहीं सफाई, बेकार इस पे होगा जितना बहाएं पानी। वो है करप्शनों की, धब्बे हैं धांधली के, तेजाब से धुलेगी लीडर की शेरवानी। वजीर आजम नवाज शरीफ से एहतसाब का अमल जो स्टार्ट हुआ है, अब जो करप्ट अशराफिया है उनका भी एहतसाब किया जाए, और सबसे पहले मुशर्रफ को कोर्ट के अंदर पेश किया जाए, और उसके अलावा जो जितने भी करप्ट जर्नल हैं, जजेस हैं, उनका भी एहतसाब किया जाए। आप मजाक अच्छा कर लेते हैं कामरान साहब, लेकिन शेर की तारीफ ना करना शुरू में वो होगी। लेकिन आप सर, आपको कोई इस मुतालबे पे कुछ कहना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। कामरान ने बड़े साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि इंसाफ के कटहरे में सब बराबर होते हैं। सही बात। फर्स्ट अमंग द इक्वल नहीं होना चाहिए। हाँ। और चूँकि वो मुझे याद आ रहा है स्टालिन कि जब वो उसने कहा कि जनाब वो जो आप जुल्म कर रहे हैं क्रिश्चियंस पे, ख़ुसूसन रोमन कैथोलिक्स पे, तो पोप बहुत नाराज़ हैं आपसे। तो उसने पलट के पूछा, ये पोप, उसके पास कितने डिवीज़न फौज है? ये है। मोहम्मद इमरान साहब हैं कराची से।
सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं इमरान साहब? बस सर बहुत इंतजार करा है, लेकिन अच्छा लगता है आपका इंतजार कराना भी। खैर, एक तो सर मिसाल खान की आप बात कर रहे थे, उसके अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और हमारी कौम को भी अक्ल सलीम अता फरमाए। अच्छा सर, इसके बाद मैं 2-3 बातें करना चाहूंगा 30-40 सेकंड के अंदर। अपनी बात 25 मिनट जो है ना वेट करने के बाद ही मेरा हक बनता है सर, इतना तो बिल्कुल ठीक है सर। एक तो सर आज ये मोहतरम नवाज शरीफ साहब का जो फैसला है, इसको तो मैं यही कह सकता हूँ, ये तो इनके अपने जो इन्होंने किया सर वो उसकी काट रहे हैं। अगर ये पहले ही समझ जाते तो शायद आज ये दिन इनको भी देखना ना पड़ता। सही, ठीक है ना। और बाकी सर इतने 4 दफा इनको नाअहल किया जा रहा है, एक ही फैसला हो जाता कि नियाजी साहब वजीर आजम है तो सर किस्सा ही तमाम हो जाना था। इतने सारी मुश्किल की क्या जरूरत थी। अच्छा, अब बाहर असल आते हैं कराची की तरफ। ठीक है ना, सुनने में आया सर 22 तारीख को जिना ग्राउंड में माशाल्लाह से हमारे जरदारी आपके फर्जंद अर्जुमन जो है जलसा करने जा रहे हैं जी। तो बहुत खुशी हुई मुझे। आप जरूर जाइए। जी सर जरूर, क्यों नहीं। हम भी जरा देखे तो सही डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कितने लोग आते हैं। अच्छा खैर, इस बात को छोड़ें। ये तो सर देखें, एक वो बात है कि चलें किसी शेर को आप पिंजरे बंद करके और बाहर खड़े होकर ललकार लें तो वो तो खैर बहुत अच्छी बात है, ललकारें आप आए बेशक जरूर। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था सर, वहाँ पे वो एक शोधा की यादगार भी है, तो रेंजर्स को मेरा ख्याल है ये चाहिए कि उसकी सिक्योरिटी अपने हाथ में ले, क्योंकि खामा खई के लिए कुछ उसको नुकसान पहुँचाया गया तो ये माजरों का जमीर जो था सर सो रहा है तो अच्छा है, सोता ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे अखबार इनकी गुफ्तगू नहीं थी, ये तो अखबार था पूरा। हाँ, अच्छा यार एक बात मुझे बताओ, ये जो हर आदमी कह रहा है इंक्लूडिंग योरसेल्फ कि साहब आज से नवाज शरीफ ताहयात नायल हो गए। जस्टिस तारिक महमूद ने एक बड़ी मज़ेदार बात की, उन्होंने कहा जी वो तो दरख्वास्त गुजार ही नहीं थे। तो मतलब मुझे नहीं मालूम दरख्वास्त गुजार नहीं थे, फैसले में भी उनका जिक्र नहीं है। फैसला जो है जहांगीर तरीन फरीक थे, तो वो उनकी तरफ नवाज से शरीफ को कहा गया था फरीक बन जाए, उन्होंने कहा मैं नहीं बन रहा। हाँ, नहीं बन रहे, तो अब नवाज शरीफ कहाँ से नाअहल हो गए? वो तो सभी पे नहीं, वो फैसले के रूह से तो वो हो गया ना कि अगर कोर्ट की डिक्लेरेशन है किसी पूरा मीडिया सिर्फ नवाज शरीफ का नाम क्या इसलिए कि इम्पैक्ट वहाँ पर है ना, इम्पैक्ट वहाँ पर है। एक ये फैसला ये कि आइंदा से किसी भी कोर्ट की डिक्लेरेशन हो कि आप सादिक अमीन नहीं हैं तो आप सियासत और पार्लिमानी सियासत जाहिर है दोनों इंटरलिंक्ड हैं। भले वो गिड़गिड़ा के माफी भी मांगे, भले वो जो मर्जी करे। अच्छा, तो जब तक कोर्ट की डिक्लेरेशन सेट असाइड नहीं होगी रास्ता खुलेगा नहीं, तो इस वजह से उसको कह रहे हैं। हाँ, लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतह मक्का के बाद उन्होंने तो कहा था जो काबे का पर्दा पकड़ ले उसे भी माफ़ कर देना। ठीक, बहरहाल लेट्स सी। एक इमरान साहब के मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी साहब, शाहिद सिद्दीकी हैं, मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? आज जरा सब मिसिंग है सर, बस वो उनके कोई दोस्त की डेथ हुई है तो वो तदफीन के लिए। अच्छा, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है, एक सियासी है और एक गैर सियासी है। बिल्कुल। पहले तो मैं गैर सियासी कर लेता हूँ। अभी चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया हुआ है PIA का, और उन्होंने तमाम जो लास्ट 10 इयर्स में थे उनको सब पे ECL में डाल दिया है। अच्छा, क्योंकि मेरा प्रोफेशन यही है तो मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, स्पेशली PIA से रिलेटेड। PIA जो तबाही हुई है, चीफ जस्टिस साहब देखें, ऐसा है कि चीफ जस्टिस साहब जहाज नहीं उड़ा सकते, और एविएशन की जो टर्मिनोलॉजी है और जो वहाँ पे होता है वो उनको डेफिनेटली नहीं मालूम होगा। तो जो स्पेशलिस्ट है वो जाके उनसे कंसल्ट करें, वो बताएं उनको, तो वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, उस केस को बहुत अच्छी तरह सुन सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आई वॉज पोस्टेड एट लाहौर, मैं प्राइवेट एयरलाइन में था, PIA भी थी। हमारी फ्लाइट जाती थी शाम में 6:30 लाहौर से सिंगापुर। अच्छा, सिंस आई वॉज द मैनेजर फॉर कार्गो, तो हम कोशिश करते थे, क्योंकि हमें तनख्वाह मिलती थी, कि हम पूरी फ्लाइट भर के भेजें, उसमें कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। वेयरएस उसी दिन PIA की सुबह 6:30 बजे फ्लाइट जाती थी लाहौर से सिंगापुर। हमारी फ्लाइट पे कार्गो जो है वो ऑफलोड हुआ, तो बड़ा इंपॉर्टेंट था। हमने PIA को अप्रोच करी, उनके मैनेजर को, कि भाई आपकी फ्लाइट पे 0 kg कार्गो है, आप किस तरह ये हमारा लीजिए। हमारा उसके साथ SPA भी था। सही। आप यकीन करें, 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद वो मैनेजर साहब मिले, फिर उन्होंने बताया कि नहीं सॉरी, मैं नहीं ले जा सकता। फ्लाइट के पे रेवेन्यू उनको 2.5 लाख मिल सकता था,
ये मैं आपसे आज से कोई 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, लेकिन वो नहीं लेके गए कि नहीं वो वही टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। ये का प्रॉब्लम ये है, कोई काम करना ही नहीं चाहता। सबको मालूम है कि एंड ऑफ द मंथ मुझे सैलरी मिल जाएगी, कि मेरी प्रमोशन भी हो जाएगी, और जो बेड़ा गर्क हुआ है ना पाइएगा ये बेनजीर और फिर नवाज शरीफ के दौर में, और जो लास्ट 10 ईयर्स गुजरे हैं, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, पैथेटिक है, तबाही फिर गई है। एक क्लास थी, एक स्टेटस था पाइएगा, हम खुद देखते थे, और अब जो है वो बर्बाद हो गया है। मतलब आप जाके देखें तो आपको अंदर जाते हुए शर्म आएगी कि हमारा नेशनल कैरियर है उनके हेड ऑफिस में। अच्छा, एक तो ये पाइए की हो गई। दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा, अभी मैंने इसी वीक में देखा, एक साहब थे, उनका नाम है कामरान फारूकी साहब, उनको कॉर्डन करके उनको ढूंढा गया, पकड़ने जा रहे थे, 2-2 दिन तक एरिया कॉर्डन रहे। अब भी मैंने देखा कि वो भी धोबी बन गए। वो आते ही उनकी ड्राई क्लीनिंग हुई, वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बड़े धोबी के साथ, ढूंढना इसीलिए जा रहा था ना। हाँ, नीट एंड क्लीन हो गए वो। देखे तो हाँ का मेरे भाई इसीलिए लगाया हुआ था ना। होगी और कब रुकेगी जाके, ये सवाल है सर। वो तो कॉम्प्रिहेंसिव कर ली। हाँ, नहीं वो कह रहे रुकेगी ये ड्राई क्लीनिंग तो मुस्तकिल अमल है। आते जाइए, फैज़ पाते जाइए, और ब्रेक लेते जाइए। वेलकम बैक। कॉलिंग डे है। शहजाद मजारी साहब हैं कराची से। जी मजारी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर आपके प्रोग्राम के थ्रू सबसे अच्छी बात यह है कि लोग अपने मसाइल बताते हैं होप के साथ कि आपके फोरम से वो उजागर होंगे और आला हुकाम उसका नोटिस लेंगे। जी हाजिर हैं, बताइए। मुख्तसर सर मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ, जितनी आप सुन सकते हैं मुझे। सर कोर्ट के बारे में, जून जुलाई में कोर्ट्स में छुट्टियां होती हैं। एक तो हमारे यहाँ फुकदान है कि लोगों को इंसाफ मौके पे नहीं मिलता। चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी नोटिस लिया और ये बात एक्सेप्ट की है कि लोगों को इंसाफ बर वक्त नहीं मिल रहा, वसाइल की भी कमी और हम सब का कसूर है। तो सर अगर इसको इस तरह देखा जाए कि अगर जून जुलाई में जो कोर्ट की छुट्टियां हैं वो ना हो, ताकि लोगों को पहले से ऑलरेडी केस का बर्डन है और लोग जून जुलाई की छुट्टियां सफर करते हैं और उनको इंसाफ में मिलने में तकलीफ होती है, तो सर उस पर अगर चीफ जस्टिस साहब भी नोटिस लें, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं कि जून जुलाई की छुट्टियों में वकला हमारे जजेस हैं कुर्बानी दें और लोगों को सुने, तो सर इससे थोड़ा सा लोगों को भी रिलीफ मिलेगा और कोर्ट का एक रेपुटेशन जो अच्छी है मजीद बेहतर होगी। सर मदारी साहब, दूसरी बात इसमें सिर्फ थोड़ा सा ऐड कर दूं, असल में इस पर खासी बात होती है और वो यही कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून था, क्योंकि जब अंग्रेज़ जज होते थे यहाँ पर तो वो बहरी जहाज़ में यहाँ से बरतानिया जाते थे, इसलिए गर्मियों की छुट्टियां रखी गई। अब क्लियर करना चाहिए कि जदीद बरतानिया में भी ये रिवायत कायम है या नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो कॉलोनियल लॉ चला आ रहा है ना कि उसमें, लेकिन आज का बरतानवी जज क्या इस रिवायत पे अमल कर रहा है या नहीं, चेक करना। मैं चेक करता हूँ। बहरहाल दूसरी बात क्या है, फरमाइए। और सर एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ सर, प्लीज जल्दी से। जी सर, ये शार फैसल पे सर एक इलाका है, शार फैसल के तमाम सिग्नल्स बंद है। डिगरोड कैंट बाजार है, डिगरोड, नाता खान, गोट और से मुल्का सादात कॉलोनी के एरियाज हैं। जी सर, ये जब से ये रोड का सिग्नल जो बंद हुआ है सर, इधर के लोगों को 7 किलोमीटर घूम के सर इन एरियाज में आना चाहते हैं। ना यहाँ सर कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकती है बर वक्त, ना कोई थेफ्ट हो तो ना तो पुलिस की गाड़ी पहुंच सकती है। सर 10 से 12 लाख की आबादी इतनी अजियत में है सर, आप सोच नहीं सकते कि यहाँ पर खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब परेशान है कि हमारा क्या कसूर है कि हम अगर शार फैसल के साथ रहते हैं तो हमारा ये गुनाह है कि यहाँ के रोड जो है सिग्नल बंद कर दिए। सर अब डेली ट्रैफिक का इतना जाम होता है, शार फैसल की हालत है, 7 किलोमीटर घूम के लोग आते हैं, घंटों घंटों लोग सर परेशान रहते हैं। तो सर अगर इस पर आला हुकाम कोई नोटिस लें कि सिग्नल फ्री कर दें या इसका अल्टरनेट कोई हमें दे दें, सिग्नल खोल दें या अल्टरनेट कोई रास्ता है अगर वो मौजूद है। मैं पता कर लूंगा कि अगर खुलने का इनका कोई चांस है कि नहीं है ट्रैफिक पुलिस से, तो आपको ज़रूर मैं बताऊंगा शहजाद साहब। आजकल तो पुल भी बन रहा है ना। हाँ, अब्दुल वहीद साहब हैं पशीन से। अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जरा करो साहब, वसतुल्लाह खान, जरा करो तो खैर में ये खाशूगी होते हैं मुबशर दीदी साहब, आप तीनों को बहुत सलाम और आप तीनों की जरात को भी बहुत बहुत सलाम। इस अंधेर नगरी, मीडिया की इस अंधेर नगरी और चौपट राज में आप लोग जिस जुरात का मुजाहरा कर रहे हो, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, जितना करना चाहिए तो उतना तो नहीं कर रहे हो, फिर भी कर रहे हो। देखिए जितना, एक मिनट अब्दुल वही साहब, जितना आप चाह रहे हैं अगर हमने उतनी जुर्रत का मुजाहरा किया तो फिर आप कैसे ये प्रोग्राम देख पाएंगे? बंद कर दिया जाए, ये काफी है। जैसे एक बंदे ने सवाल किया था जिस पर आप लोगों ने जो नदामत की मुस्कुराहट दी, बहुत अच्छा लगा।
जो जवाब नहीं दे सकते थे, कम से कम मकारी का जवाब तो नहीं दिया, मुस्कुराहट दिया। एक दोस्त ने सवाल किया था कि जर्नलों और जजों की इत्तेफाक के हवाले से क्योंकि कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आप उसे दोहराएं ना बार-बार, आप उस सवाल को आप। हाँ, सवाल ये है, सवाल मेरा ये है कि साइन, आप मुझे बता दीजिए कि ये जो पश्तून तापूज मूवमेंट चल रहा है, इसमें इन लोगों ने एक सी कौन सी गुनाह कर दी कि मीडिया ने इसकी ब्लैकआउट कर दी, बशमूल आप तीनों के? बशमूल हम तीनों के? हाँ जी, बशमूल आप तीनों के। हम लोगों ने तो मेरे भाई पूरा प्रोग्राम किया, उसका इंटरव्यू भी किया उससे पहले, ऐसे तो ना कहें। बल्कि आप कर ले बशमूल हम चारों के, इसलिए कि आपने वो प्रोग्राम नहीं देखा। प्रोग्राम इसने कर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके खुशी हुई। हाँ, दोबारा इंशाल्लाह मैं मुतमन्नी हूँ कि आपसे गुफ्तगू रहे। फिलहाल एक ब्रेक। वेलकम बैक। मिसेस हमीद हैं हमारे साथ। माफ़ कीजिएगा, आपको बहुत हमने इंतज़ार कराया। बाहर फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरी एक फरमाइश है कि आप किसी को बुरा भला कहे बगैर बात कीजिएगा। जी, किसी को बुरा भला, चले मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रही, लेकिन इतना तो कहूँगी कि इंसाफ तो होना चाहिए ना। जी बिल्कुल। जी, आप किसी को इतनी आज़ादी देते हैं कि वो बिलावल जाके जिना ग्राउंड में जलसा करे, तो किसी के जाने पे बिल्कुल कर्फ्यू का समय लगा देते हैं आप कि आयशा मंजिल से लेके वहाँ तक कर्फ्यू लगा हुआ होता है, किसी को जाने नहीं देते। इतना नाइंसाफी तो ना करें ना। किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ। दूसरे मैं ये कह रही हूँ कि आप मुझे ये बताइए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये लियारी में कितना असला था, पता है आपको कितना असला था? अब लियारी का असला, वहाँ से तो एक गन भी है, एक कारतूस भी बरामद नहीं होता। जहाँ से निकल रहे इतना असला निकल रहा है, वो सारे दूसरे के नाम जा रहे हैं। इतना तो नाइंसाफी ना करें ना, इतने तो सोचें सब ना कि किसके पास लियारी का असला कहाँ गया। जी बिल्कुल, आप जो बात कह रही हैं उसका मैं निचोड़ बताऊं। मेरे ख्याल में जब वोट पड़ेगा ना, वो इस चीज़ को डिटर्मिन करेगा। ये सारी चीज़ें फिर पीछे रह जाएंगी मिसेस हमीद, क्योंकि आपको पता है वोट किसका है और कहाँ जाएगा। तो लेट्स होप कि जो आप कह रही हैं, आपका दुखों का मदावा जो है वो इलेक्शन में हो जाए। या हमीद साहब है कराची से। जी, आपको दोनों हजरात को मैं सलाम पेश करना चाहूँगा। और मैं एक बात आपके प्रोग्राम में सिर्फ मुख्तसर ये करूँगा कि आपके प्रोग्राम में अदालत में तबसरे होते हैं, लेकिन शुक्र है कि आप लोग अदालतें लगाते नहीं हैं, क्योंकि जब लोग अदालतें लगाते हैं तो फिर अपने फैसले खुद भी करने लगते हैं। मेरा क्योंकि ये अभी 62-63 के ऊपर बात हो रही है, तो सुल्ला खान मुझे बताइए कि 62-63 पे उतरता कौन है पूरा? हमारे तो आलिम दीन भी पूरे नहीं उतरते उसमें, हम झूठे कस्में खा के तो अपने सौदे बेच रहे हैं। अब जो काम इलेक्शन कमीशन का है, जो इन लोगों को फिल्टर करके भेजे, जो इस पे जो इस क्वालिफिकेशन को देखे कि 62-63 में पूरा उतरता है या नहीं उतरता, उसके बाद वो इलेक्ट भी हो जाता है। उसके बाद जब इलेक्ट होने के बाद वो अदालतों में खींचा जाता है, फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अब मुझे ये बताइए कि आइंदा दौर के अंदर ये सिलसिला नहीं शुरू हो जाएगा? कौन है जो 62-63, जो भी इलेक्टेड आदमी आएगा उसके खिलाफ लोग अदालत में चले जाएंगे और इसलिए मुतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस पे कुछ तबसरा कीजिए। कर तो दिया आपने। 62-63 पे वो पूरा उतरता है इस मुल्क में जिसका बस नहीं चलता या जिसकी हिम्मत नहीं होती कुछ करने की, वरना बाकी तो जाहिर है। हाँ, और जो ये पूछ ले कि सर मैं 62-63 पे पूरा उतरता हूँ नहीं, ऐसे नहीं पूछना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल आपका तबसरा सर आंखों पर। नसरुल्लाह शेख साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जहीर साहब और वसर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, आप फरमाइए। सर काफ़ी बातें हो रही हैं, मैं जल्दी 2-4 बातें करना चाहता हूँ। नवाज शरीफ साहब की अहली नाअहली से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिसाल खान का अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लिए दुआएं। ये जो नया टैक्स स्ट्रक्चर सजेस्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर मैं मतलब मैं वाहिद आदमी हूँ तो नहीं होगा, लेकिन जरा सा भी जिसमें कॉमन सेंस है और वो नौकरी भी करता है, तो वो भी ये सोचने में मजबूर होगा कि टू गुड टू बी अ ट्रू वाली सिचुएशन है। लेकिन ये क्या जिसने भी बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर तो है नहीं हमारा, अब जो एडवाइजर हैं वो खुद भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है सारे। सही, क्या वो अपने भी कारोबार इसी तरह चला रहे हैं? पहला सवाल कि अगर आप 0% से लेकर मैक्सिमम उसको 10.5-15% तक कर दें, तो ये जो 100 बिलियन और 120 बिलियन का जो डेफिसिट है, पहली बात तो वो कहाँ से पूरा हो? बिल्कुल ठीक है सर। दूसरी चीज, मैंने कुछ कंट्रीज देखे जहाँ पे मिनिमम 0% है और मैक्सिमम 60% है। डेनमार्क का 60% है, चाइना का 45 है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बहुत सारे ऐसे हैं ना। तो मतलब आप एक तरफ से कम करते हैं, दूसरी तरफ ज्यादा करते हैं।
तो इसके ऊपर भी किसी ने कभी कुछ नहीं सोचा कि उसका क्या होगा। अब टैक्स नंबर अगर एनटीएन नंबर बन जाएगा तो वो वसत साहब का एक क्लिप मैंने सुना था, तो उसने काफी चीजें कह दी, तो मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये सिर्फ अगली हुकूमत लेने के चक्कर में ये कौन सा तरीका है, नंबर 1। सेकेंडली मुझे ये डेफिसिट कैसे पूरा होगा, ये किसी ने बताया नहीं है कि हमें ये डेफिसिट पूरा कैसे। बात दुरुस्त है नसरुल्लाह, आपकी ये सारे पॉइंट्स ज़ाहिर टेक्निकली आपने बहुत सलीके से उठाए हैं कि स्लैब्स होते हैं कि जो जितना कमा रहा है उतना टैक्स दे। एक इंसाफ का उसूल भी ये है, और ये जो स्कैंडिनेविया वगैरह की मिसालें, खुद इंडिया के अंदर टैक्स को छोड़ें, जो इवन चावल है, बेसिक जो स्टेपल डाइट है, उसमें भी ये है कि एक है वाइट कार्ड, एक है ग्रीन कार्ड और एक है ब्लू कार्ड। ब्लू कार्ड का जिसके पास है उसके को मिलेगा चावल 20 रुपये के रेट पे, इसलिए कि वो अफोर्ड कर सकता है। जो वाइट कार्ड वाला है उसको चावल मिलेगा 15 पे, और जो बिल्कुल ग्रीन कार्ड वाला है, बिल्कुल डाउन ट्राउडन है, उसको चावल मिलेगा 5 रुपये पे, उसी सेम दुकान से। तो ये उसूल मेरा ख्याल है टैक्स पे भी नाफिज होना चाहिए कि जो जितना कमा रहा है उतना आसानी से दे सकता है। मैं सैलरी क्लास का आदमी हूँ, मेरा अगर कटता है टैक्स तो वो तो तकरीबन मुझे तो 100% का पड़ गया ना। लेकिन जो एक आदमी बिलियनर है, अगर वो 10% दे रहा है तो उसके लिए तो चेंज है। सही बात, तो होना तो यही चाहिए। बहरहाल देखते हैं अभी ये टैक्स एमनेस्टी कहाँ तक पहुँचती है। एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। कॉलिंग डे है। फैयाज महमूद साहब हैं कराची से। जी फैयाज भाई, कैसे हैं फैयाज भाई? अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक ठाक है सर। मेरे 2 क्वेश्चन है जी। एक तो ये कि जैसे चीफ जस्टिस साहब पूरे जन छापे मार रहे हैं, ठीक है, इसी तरीके से वजीर आला, गवर्नर और वजीर आजम भी इस मुल्क के वोटों से करोड़ों वोट लेके सूबे के सारे सूबाई मेंबरों के वोट काउंट किए जाएं तो उनकी भी बड़ी अक्सरियत बनती जी। और वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में अपने जाकर वो साइलिन से पूछें कि सर आपके कोर्ट्स कितना अर्सा हो गया आपके केसेस को चलते हुए, कोई बोले 25 साल 20 साल, तो वजीर आला साहब किसको मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को तलब कर सकते हैं कि बताइए 25 साल से बंदा क्यों फिर रहा है, क्यों ये रोले पर है, क्यों जो है ये इस तरीके से परेशान हाल घूम रहा है, क्यों नहीं आपने इसके केस का फैसला किया अभी तक? जी फैयाज साहब, आपके दुख का अंदाजा हो रहा है मिसाल जिस तरह इन्होंने दी है। नहीं बिल्कुल, मतलब वो तो चीफ जस्टिस ने अभी खुद कहा कि 40 साल लग जाते हैं बाज़ औक़ात। नहीं लग तो जाते हैं, लेकिन क्यों लग रहे हैं भाई? हाँ ये तो जाहिर पूछना। अच्छा, और उनका सवाल है कि भाई नहीं बिल्कुल है, आप मुझसे तो पूछ रहे हैं, लेकिन क्या मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ? असूलन तो पूछ सकते हैं, सवाल करने पे असूलन पूछ सकते हैं। अब्बास साकिब साहब हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैम मेरा ताल्लुक बेसिकली कराची से है। अच्छा, लगता शुक्र है हैदराबाद जाके फोन कर रहे हैं। हाँ मैं इत्तेफाक से यहाँ आया हूँ। अच्छा, और आपका ये फोन डे भी आज ही चल रहा है। जी जी। तो अब ये करना था, अल्लाह करके ग्रीन बस का ये रूट मुकम्मल हो गया है, तो इसके हवाले से 2 बातें अगर मुझे मौका दें। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि बड़ा खूबसूरत इस पे पुल वगैरह जो कलर किया गया ग्रीन कलर का जी, मगर उसके अगले ही दिन उसकी ऐसी तैसी कर दी गई सियासी जमातों की तरफ से। ठीक। ये मैं कराची के अपने भाइयों से बहनों से अपील करता हूँ कि इन जमातों को कोई वोट नहीं दे, क्योंकि कराची के दुश्मन होने की खालिस निशानी है। ठीक, सही कह रहे। अगर देखिए नारे नहीं लगाने चाहिए। दूसरा इस तरह नहीं हुक्म। दूसरा अर्थ ये है कि ये जब ये रूट प्लानिंग हुई थी तो ये था कि ये न्यू कराची से लेकर और टावर तक बनेगा, और इसके साइड पे जो रोड सादा रोड है जो तंग हो गया है इसको चौड़ा किया जाएगा जी। उसके लिए ये था कि नाले बंद कर कर उनके ऊपर भी रोड चलाया जाएगा, मगर अब वो कहानी खत्म हो गई है। इस वक्त न्यू कराची से अगर आप नाजमाबाद की तरफ जाएं तो नागन से लेकर और ये समझे कि गुरुमंदिर तक बॉटल नेक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सही कह रहे हैं। खास तौर पे नागन चौरंगी पे हर रोज सुबह 20-25 मिनट फंसता है ट्रैफिक। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि एक तो पुल है
उनके साथ फिर जी ये कराची के कई इलाकों में ये सूरत हाल है, बॉटल नेक्स है, ये जाहिर है एक दफ़ा जब बन जाएगा तो नहीं बॉटल नेक्स तो फिर भी रहेंगे ना। ये प्लानिंग की खामी है और ये सिर्फ ये इनका नागन चौरंगी वगैरह का मसला नहीं है, ये शारा फैसल में भी है, इवन जो लियाकत आबाद है, जैसे ही आप पुल से नीचे उतरते हैं तो एकदम बॉटल नेक में, तो ये हर जगह है। ये हमारे जो ज़हीन प्लानर्स हैं ना, ये उनका मसला है। क्या खालिद हैं मीरपुर खास से? जी खालिद भाई। अस्सलाम वालेकुम मुबशर साहब और मसूदुल्लाह खान साहब। जी हुक्म। एक तो आपका प्रोग्राम इसलिए बहुत अच्छा है कि आप दोनों साहिबान, बल्कि आपके जो तीसरे साहब थे वो भी बहुत धीमे और टू दी पॉइंट और वो बात करते थे जो हम सुनना भी चाहते थे और हमारी समझ में भी आती थी। और चीख पुकार वाला ये प्रोग्राम कम अज कम नहीं है जिसमें एंकर चिल्लाते ज्यादा हैं और मेहमानों को उकसाते भी है। दो इश्यूज में मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ठीक है, नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दे दिया आपने सजा भी सुना दी। ये पूरी पाकिस्तान की सियासत, तमाम फैसले और तमाम इल्जामात और तमाम केसेस सिर्फ नवाज शरीफ के गिर्द ही क्यों घूम रहे हैं? अब तो खुलेआम मीडिया पे ये बातें खुलकर की जा रही हैं कि अगर नवाज शरीफ इदारों के साथ टकराव ना करते तो उनके खिलाफ ये सब कुछ ना होता। तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि ये फैसले इंसाफ पर मबनी नहीं है और इदारों से टकराव के नतीजे में उनके खिलाफ ये सारे फैसले या कार्रवाई हो रही है? दूसरी जनाब ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गलियों में खड़े हुए पानी का नोटिस ले रहे हैं, अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं सर आंखों पर, बिल्कुल करें। वाटर कमीशन बन रहे हैं, पानी चेक कर रहे हैं, दूध चेक कर रहे हैं, बिल्कुल सर आंखों पर। तो क्या जो बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 18 लाख, कोई कह रहा है 20 लाख, वो केसेस हल हो गए, तमाम चीजें हल हो गई हैं, अवामी मसाइल हल हो गए? असल में देखिए बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ यूँ करूँगा कि जब आप एक बात कर रहे हो ना कि जी अच्छा फलां को तो आपने पकड़ लिया और फलां चीज़, तो इसका मतलब है कि फिर कोई मसला हल ना हो। आप ये कहें कि ये मसला भी हल करें और वो मसला भी हल करें, दोनों को मनाजरे में एक दूसरे के सामने ना बिठाएं, तो उससे कोई भी दोनों में से कोई मसला भी हल नहीं होगा। हमें इस ज़हन से बात करने की ज़रूरत है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो इम्प्रेशन बना हुआ है कि इदारों से टकराव के बाद ही ये हुआ है, आपको लगता है ऐसे ही है? मुझे नहीं लगता, लेकिन बहरहाल एक बहुत स्ट्रॉन्ग राय ये भी है। अभी आज मरीम नवाज का जो है ताज़ा तरीन आपने कोर्ट में सुना होगा, तो जाहिर है कि जो विक्टिम है या जो अपने आप को विक्टिम समझते हैं उनका परसेप्शन तो है ना, और परसेप्शन कभी सिंगल तो नहीं होता, हमेशा ये भी होता है ये भी होता है, उस लिहाज से ठीक। तो फिलहाल इतना ही, पीर तक आप मुक्त हैं हमारी शक्लें देखने से, एंजॉय कीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।